हेलो दोस्तों, आज का हमारा आर्टिकल है द यूएस एंड्स रशिया ऑयल वेबर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। सो इसी से रिलेटेड हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। वेबर मीन्स होता है जब आप ऑफिशियली किसी चीज़ के वेव ऑफ कर देते हो, मीन्स गिव अप कर देते हो। तो यूएस ने एंड कर दिया रशिया के ऑयल वेबर को। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिसीजन है कि वो रेस्ट्रिक्शंस को टाइटन करेगा अगेन फिर से रशिया के सीबोर्न ऑयल। ये ऐसा लगता है जैसे कि अनदर चैप्टर है द सैंक्शन, जो बैटल चल रहा है ओवर द यूक्रेन वॉर। सैंक्शन बैटल जो आप देख रहे हो, पेनाल्टी वजह। बट लेकिन जो बीनीथ द हेडलाइन, जो हेडलाइंस के जो नीचे जो मतलब जो अंदर जो रियलिटी छुपी होती है ना, उसकी अलग ही स्टोरी है। जैसे कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको ठीक होते ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, जैसे कि वन डायरेक्टली अफेक्ट्स इंडिया एंड मच ऑफ द डेवलपमेंट। तो ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट करेगी और जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड है सबको अफेक्ट करने वाली है। सो द इशू इज़ नो लॉन्गर जस्ट रशिया। इशू है, जो प्रॉब्लम है सिर्फ रशिया तक ही नहीं है। इट इज़ वेदर दैट ग्लोबल एनर्जी सिस्टम कैन विथस्टैंड। ये वेदर है कि जो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम है वो विथस्टैंड यानी कि साइमल्टेनियसली जियोपॉलिटिकल सॉस को के साथ विथस्टैंड कर पाती है बिना किसी प्रोलॉन्ग इन्फ्लेशन, सप्लाई इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बिना क्या विथस्टैंड कर पाती है, ये देखना इम्पॉर्टेंट है। अक्रॉस एशिया फ्रॉम 3 साल से ऊपर हो गया। द वर्ल्ड हैज़ अटेम्प्टेड एन अनप्रेसिडेंटेड बैलेंसिंग एक्ट। जो अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो ऐसा कभी नहीं हुआ। जो बैलेंसिंग एक्ट है, कीपिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी के अंदर रखना, वाइल ट्राइंग जबकि मेंटेन करना कि एनर्जी प्राइसेस भी स्टेबल रहे। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल हो रहा है। द लेटेस्ट रेस्ट्रिक्शंस आया है जो सेंसिटिव मोमेंट। ऑयल मार्केट्स ऑलरेडी अनसेटल्ड है। अनसेटल्ड मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं बाई कॉन्फ्लिक्ट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो वेस्ट एशिया में, परसिस्टेंट जो लगातार डिस्ट्रप्शन चल रहा है मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में, और साथ साथ जो ग्रोइंग कंसर्न्स है ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वर्ल्ड का मोस्ट क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऑयल का 90% ऑफ ऑयल यहीं से ट्रांजिट होता है। ऐसे कंडीशन में जब आपके पॉलिसी सिग्नल्स जो वॉशिंगटन से आ रहा है, ये कैन अल्टर फ्रेट रेट को अल्टर या चेंज कर सकते हैं। फ्रेट रेट वो होता है जो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट जो चार्ज करती है ना सामान को, गुड्स को इधर से उधर मूव कराने के लिए, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड क्रूड प्राइस एक्सपेक्टेशंस है ऑलमोस्ट ओवरनाइट। तो ये आप नेक्स्ट ये जो है आपका वाई इंडिया कैन नॉट इग्नोर दिस डेवलपमेंट। तो इंडिया क्यों नहीं इस डेवलपमेंट को इग्नोर कर सकता है। जो इंडिया का इम्पोर्ट्स है वो नियरली 90% जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से है, 90% इंडिया क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है। साथ साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी कंज्यूमर भी है। अनलाइक मेनी बहुत सारे डेवलप कंट्री इकोनॉमीज़ के जैसे नहीं कि जहाँ पे एनर्जी का डिमांड जो फ्लैक्चुएटेड हो चुका है। फ्लैक्चुएटेड मीन्स कि जो स्टेबल हो चुका है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि डिमांड राइज नहीं हो रहा है। इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है वो हमेशा ही बढ़ते रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और साथ साथ एक्सपेंडिंग मोबिलिटी के कारण। अब इट इज़ दिस रियलिटी दैट सेव्स, और यही रियलिटी है जो इंडिया के एनर्जी चॉइसेस को सेव करता है। जब रशिया ने क्रूड ऑयल बिगेन फ्लोइंग इनटू इंडिया इन लार्ज वॉल्यूम्स, 2022 के बाद रशिया का जो क्रूड ऑयल इंडिया में आने लगा, तो मैंने जो वेस्ट लोग हैं वो वेस्ट ने इसको इस तरीके से देखा, जियोपॉलिटिकल लेंस से देखा। इंडिया सॉइड, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजर के रूप में देखा जहाँ पे हम इकोनॉमी को स्टेबल कर सके ड्यूरिंग अ पीरियड, ऐसे एक एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के पीरियड में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा
स्टेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है, वहाँ पे हम एक स्टेबलाइज़र के रूप में इस चीज़ को देख रहे थे। रशियन ऑयल ने हेल्प किया इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मॉडरेट करने में, साथ साथ रिफाइनरी को इम्प्रूव करने में, इकोनॉमिक्स एंड रिड्यूस जो डिपेंडेंस है किसी एक सिंगल रीजन पे, इसको भी रिड्यूस करने में हेल्प किया है। इसने सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड किया है, साथ साथ जो ग्रेट ऐसे टर्बुलेंस पीरियड में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इसने सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया। क्रिटिक्स जो है वो ऑफन फ्रेम डिबेट एज ए मोरालिटी वर्सेस कॉमर्स, तो हमेशा क्रिटिक्स इस चीज़ को एक तरीके से डिबेट की तरह देखते हैं जहाँ पे मोरालिटी और कॉमर्स को एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। बट एनर्जी इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ हैं, इनके पास कोई ऐसा लग्जरी नहीं है जहाँ पे हम मोरालिटी को चूज़ कर सकें। फॉर कंट्री सच एज इंडिया की जैसी कंट्री के लिए एनर्जी अफोर्डेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली हमारे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन, फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस और हाउस होल्ड स्पेंडिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर सस्टेन राइज होता रहा क्रूड प्राइस मतलब कंटिन्यू राइज होता रहा तो ये क्विकली हमारे पूरे वाइडर इकोनॉमी में स्प्रेड हो जाएगा, यानी पूरी हर जगह इन्फ्लेशन, पूरी इकोनॉमी में ये प्राइसेस राइज होते जाएंगे। तो व्हेन सैंक्शन मीट्स मार्केट रियलिटी, जब आप सैंक्शन लगाते हो, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स आर ऑपरेटिंग विद द लिटिल रूम ऑफ फॉर साइकोलॉजिकल कंफर्ट मीन्स की स्टेबिलिटी। जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के पास जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी सीन, वर्ल्ड ने ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन देखा है रेड सी में, अटैक्स ऑन डिसिप्लिन, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स, साथ साथ जो मिलिट्री टेंशन ग्रो हो रहा है, इवॉल्विंग ईरान, टाइटर टैंकर एबिलिटी, टाइटर मतलब टैंकर की एबिलिटी कम हो जाना, एंड साथ साथ वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियर्स ये भी शार्पली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे कंडीशन में कंस्ट्रेनिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर्स, तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स को कंस्ट्रेन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, वो भी मतलब ये जो इनएविटेबली मतलब इम्पॉर्टेंट, ये क्या करता है मार्केट को अनसेटल कर देता है। इवन फिज़िकली, अगर फिज़िकली सप्लाई लॉसेस फिर भी कम हो, लिमिटेड हो, स्टिल ये अफेक्ट करता है, अनसेटल करता है मार्केट को। ऑयल का जो मार्केट है वो ना ही सिर्फ शॉर्टेज पे ही नहीं रिएक्ट करता है, साथ साथ शॉर्टेज के फियर को भी रिएक्ट करता है। दैट फियर अलोन कैन ड्राइव, और सिर्फ फियर की वजह से ही प्राइसेस बढ़ सकते हैं। आयरॉनिकली दिस एक्सपोजेस, और साथ साथ ये एक्सपोज भी करता है कि जो वेस्टर्न सैंक्शन पॉलिसी का हाथ कितना कॉन्ट्राडिक्ट है। साथ साथ जो यूएस एंड यूरोप ये दोनों चाहते हैं कि रशिया का ऑयल रेवेन्यू को रिड्यूस करना चाहते हैं, बट साथ साथ वो इन्फ्लेशन को भी कम करना चाहते हैं, फ्यूल प्राइसेस को भी स्टेबल करना चाहते हैं, और साथ साथ ग्लोबल एनर्जी को अनइंटरप्टेड भी रखना चाहते हैं, ग्लोबल एनर्जी फ्लोज को। लेकिन दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कोलाइड, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्टिव जो है इनके ये कोलाइड कर एक दूसरे से। जितना ज़्यादा हार्डर पेनाल्टी लगाते हैं तो टाइटनिंग ग्लोबल सप्लाई बैलेंसेस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ऑयल प्राइसेस एक बार जब ऑयल प्राइसेस सफिशिएंटली बढ़ जाता है, रशिया कैन कंटिन्यू अर्निंग सब्सटैंशियल, रशिया स्टिल बहुत सब्सटैंशियल रेवेन्यू से मतलब सब्सटैंशियल मतलब बड़ा अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, डिस्पाइट कि उसकी एक्सपोर्ट वॉल्यूम कम हो। इन सम केसेस हायर ग्लोबल प्राइसेस कैन पार्शली ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शन। इवन इन कुछ केसेस में तो हायर प्राइसेस क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट जो है आपका सैंक्शंस का ऑफसेट कर सकते हैं, इम्पैक्ट को ख़त्म कर सकता है। दिस एक्सप्लेन वाई द सैंक्शन पॉलिसी, इसलिए ये एक्सप्लेन करते हैं कैसे सैंक्शन पॉलिसी रिपीटेडली क्या कर रहा है, बिटवीन एग्रेसिव रेटरिक एंड टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में झूल रहा है। ऑसिलेट मतलब झूलना। मार्केट जो इवेंचुअली प्रैक्टिकल अप्रोच को फोर्स करता है। जो टेम्परेरी वेबर्स हुए हैं और कार्व आउट हुआ है, कार्व आउट मतलब किसी चीज़ को कहीं से निकाल लेना। रिसेंट ईयर्स ये सिर्फ साइन नहीं है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी का, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि एनर्जी मार्केट की रियलिटी को। द अनकम्फर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी स्टिल रन्स, हमारी जो मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी स्टिल हाइड्रोकार्बन पे बहुत ज़्यादा रन करती है। डिस्पाइट द रैपिड ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ होने के बावजूद ऑयल रिमेन सेंट्रल टू ट्रांसपोर्ट।
ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ट्रांसपोर्ट में, एविएशन में, पेट्रोकेमिकल्स में, एग्रीकल्चर में, ग्लोबल ट्रेड, लॉजिस्टिक में। द वर्ल्ड में स्पीक वर्ल्ड हो सकता है ट्रांजिशन की बात कर रहा है, पर स्टिल ये फंक्शन सिर्फ मॉलिक्यूल्स पे ही कर रहा है, यानी कि आपके यहाँ ऑयल पे ही कर रहा है, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ हो चुका है। फिर भी अगर हम इंडिया की बात करें तो चैलेंजेस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बनता जा रहा है। तो यहाँ से हम ऑयल को 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कैरिंग नियरली अ ऑयल ट्रेड स्ट्रेट। इसी रूट से हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। जो इंडिया का जो लार्ज सेल्स ऑफ क्रूड ऑयल का है वो एलपीजी और एलपीजी इंपोर्ट ट्रांजिट इसी वाटर से ट्रांजिट होता है। अगर इस रीजन में कुछ भी एक्सलेशन होता है तो हमारी सप्लाईज़ को ये क्या कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है, टेंस कर सकता है, हमारे शिपिंग कॉस्ट को रेस कर सकता है और डिलीवरीज को भी डिले कर सकता है। दिस इज़ वाई इसलिए रशियन का जो क्रूड इवॉल्व इनटू क्रूड जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जर इनटू समथिंग लार्जर दैन अ डिस्काउंटेड बैरल फॉर एशिया। तो एक डिस्काउंटेड बैरल से ज़्यादा इवॉल्व करके आता है। इट इमर्ज एज अ डाइवर्सिफिकेशन, एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है, मैकेनिज़्म है, जहाँ पे हम ग्रोइंग अनसर्टेनिटी पीरियड में वेस्ट एशिया में उस चीज़ को हम अपने क्रूड डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जो लार्जर रेशन फ्रॉम द दीज डेवलपमेंट से है दैट इन इंडिया दैट एनर्जी सिक्योरिटी सेल्फ इज चेंजिंग शेप। एनर्जी सिक्योरिटी अपने शेप को चेंज कर रहा है। इन अर्लियर डिकेड्स, पहले के ज़माने में कंट्रीज़ सिर्फ कंसर्न होते थे कि फ़िज़िकल सप्लाई का एक्सेस उनके पास, उससे ही कंसर्न होता है कि फ़िज़िकली उनके पास सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं, वो कम नहीं होना चाहिए। आज की जो वल्नरेबिलिटीज़ है, हमारी कमियां या फिर हम कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एनर्जी फ्लोज़ अब जो एनर्जी फ्लोज़ है वो बहुत तरीके से डिसरप्ट हो सकता है, जैसे शिपिंग रिस्ट्रिक्शन से, इंश्योरेंस कंट्रोल से, फिनेंशियल सैंक्शन लगा से, टैंकर ब्लैक लिस्टिंग से, पेमेंट बैरियर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो हमारे पास अब सिर्फ फिजिकल सप्लाई का रिस्क नहीं है, हमारे पास ये सारी चीज़ें बहुत है। इन इफेक्ट ग्लोबल एनर्जी हैज़ बिकम डीपली इंटेंगल। तो जो ग्लोबल एनर्जी है डीपली इंटेंगल है, जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल एंड जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट, इंडियाज़ लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी। तो इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी को ही क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इस पैसेज में ऑथर बात करने वाला है। तो जो चेंजिंग लैंडस्केप है, इसका मेजर इम्प्लीकेशन हो रहा है इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे। इंडिया सिर्फ रिलाई नहीं कर सकता इंडेफिनेटली किसी अपॉर्चुनिस्टिक क्रूड सोर्सिंग ड्यूरिंग क्राइसिस टाइम में अपॉर्चुनिटी क्रूड सोर्सिंग पे जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर सकता। कंट्री को एक ब्रॉडर एंड एक रेजिलिएंट रोबस्ट एनर्जी फ्रेमवर्क की, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि एक्सपैंड करें हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को, अपने क्रूड सोर्सिंग रीजन्स को डाइवर्सिफाई करें, साथ साथ हमारे डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को भी स्ट्रेंथन करें, इम्प्रूव करें, रिफाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सलेट करें, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ साथ अल्टरनेटिव एनर्जी पाथवेज को एक्सपैंड करें और रिड्यूस करें डिपेंडेंस ऑन वल्नरेबल मैरीटाइम चेक पॉइंट पे, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह। ऐसे चोक पॉइंट वो होता है जहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शंस नेचुरली क्रिएट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया विल नीड टू प्रिजर्व, साथ साथ इंडिया को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन एनर्जी डिसीजन मेकिंग। एनर्जी की डिसीजन मेकिंग में हम ऑटोनॉमी रखें कि सोवरेनिटी हो, इस चीज़ की भी ज़रूरत है। द इमर्जिंग ग्लोबल, जहाँ पर हम फैसले खुद ले रहे हैं अपनी इमर्जिंग ग्लोबल जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेड, ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। एनर्जी ट्रेड इज़ नो लॉन्गर गवर्न प्योरली बाय इकोनॉमिक्स। एनर्जी का जो ट्रेड है जो इकोनॉमिक्स के थ्रू सिर्फ प्योरली गवर्न नहीं होता है, इट इज़ इंक्रीज सेव बाय सैंक्शन रिजीम, और ये मोस्टली सैंक्शन रिजीम से ही सेव हो रहा है। स्ट्रैटेजिक राइवलरीज जो एंड कॉम्पिटिटिंग जियो पॉलिटिकल ब्लॉक फॉर मेजर इम्पोर्टिंग कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। एक्सेसिव डिपेंडेंस किसी सिंगल जियो पॉलिटिकल कैंप पे डिपेंड होना, ये लॉन्ग टर्म रिस्क कैरीज कर सकता है। इंडिया का अप्रोच इसलिए ना ही सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है न्यूट्रलिटी, बट रियलिज्म को भी अप्रोच इसका रिफ्लेक्ट करता है। दियर हेयर्स आर लाइकली टू विटनेस, जो आने वाले साल है वो विटनेस करने वाले रिपीटेड टेंशन बिटवीन जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी। वर्ल्ड एक ऐसे एंटर कर रहा है ऐसे एरा में जहाँ पे पेनाल्टी, वॉर, सैंक्शन मतलब पेनाल्टी, मैरीटाइम इनसिक्योरिटी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ये बहुत ज़्यादा रेकरिंग फीचर्स बनने वाले आने वाले एरा में, रादर देन टेम्परेरी एक्सेप्शन। ये सिर्फ टेम्परेरी एक्सेप्शन नहीं है,
आने वाले एरा में ये रेकरिंग डिस्ट्रप्शंस होने वाला है। इसलिए दैट मेक्स रेजिलियंस मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडियोलॉजी। तो रेजिलियंस यानी स्ट्रॉन्ग, मजबूती इम्पॉर्टेंट ज़्यादा रखती है आइडियोलॉजी से। इन द एंड एनर्जी सिस्टम ओवर फिजिकल रियलिटीज़, एनर्जी जो सिस्टम है फिजिकल रियलिटीज़ को ओबे करता है, ना कि पॉलिटिकल स्लोगन्स को। टैंकर मस्ट स्टिल मूव, refineries must still operate और economies must still function. Nation that fail to build diversify, जो ऐसे नेशन जो फेल हो जाते हैं डाइवर्सिफाई करने में, resilient energy system may discover that in the 21st century economic sovereignty increasingly, जो इकोनॉमिक sovereignty है वो increasingly डिपेंड करता है कि आप कैसे फ्रेगमेंटेड एंड अनस्टेबल एनर्जी वर्ल्ड को आप में नेविगेट करने की एबिलिटी है या नहीं है। सो यही हमारा 21st सेंचुरी डिस्कवर करता है। तो दिस वाज द होल आर्टिकल, द यूएस एंड रशिया ऑयल वेबर implications for India. This was the whole article which is written by Shrikant Madhav Vaidya, former chairman of Indian Oil Corporation Limited and energy strategist. So I have tried to explain it in a very simple way. I hope you have liked it, and moreover the world's emerging economies are increasingly being caught between geopolitical and energy survival. So moreover that was the conclusion of this whole article. आप लोगों को आई होप अच्छा लगा। हमने तीन पैसेज के बारे में वी हैव डिस्कस्ड 3 टॉपिक पे। मेनली ऑथर वाज